नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के जो मॉडल पेपर हैं उस मॉडल पेपर के अंदर आज अपन लोग जो जीएस का पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, उन 20 क्वेश्चनों के ऊपर अपन लोग आज फर्स्ट मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले या मॉडल पेपर स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज के जो 20 क्वेश्चन हैं, इन पे अपन लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न है अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। थोड़ा सा दोस्तों ये पहला क्वेश्चन कम दिखाई दे रहा है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, जो अपक्षपात जो वक्र है वो दर्शाता है आय तथा पूंजी का स्तर, पहला। दूसरा, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, दो व्यापारों से प्राप्त आय और व्यय तथा बचत का संबंध। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अपक्षपात का वक्र दर्शाता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं पहले कि जो अपक्षपात जो वक्र होता है वो वक्र होता है इस प्रकार का। इसमें वस्तु ए होती है और वस्तु बी होती है, और इसमें जो अपक्षपात जो वक्र बनते हैं वो वक्र बनते हैं इस हिसाब से। जो नीचे का जो वक्र है ये वक्र है जो कम संतुष्टि करता है। क्या करता है? कम संतुष्टि। और जो ऊपर का जो वक्र है ये करता है सर्वाधिक संतुष्टि। क्या करता है? सर्वाधिक संतुष्टि। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन क्या है? राइट है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। खिलाड़ी दिए हुए हैं और खेल दिए हुए हैं, इनका संबंध बताना है। आजी के राणे किस खेल से संबंधित है, अपूर्वी चंदेल किस खेल से संबंधित है, और ऋतु रानी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, सबको पता है जो आजी के राणे हैं वो क्रिकेट से संबंधित है, अपूर्वी चंदेल हैं वो निशानेबाज से संबंधित है, और ऋतु रानी है वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो दोस्तों, इनमें एक ही ऑप्शन है जो फर्स्ट में बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है? राइट है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो रिक्त स्थान पे आएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भूदान आंदोलन के अग्रणी थे, रोलेट सत्याग्रह के अग्रणी थे, बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी थे, या स्वदेशी आंदोलन के अग्रणी थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? दोस्तों, जो बारदौली सत्याग्रह हैं इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? अग्रणी थे। जो वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो गुजरात के जो बारदौली क्षेत्र है इसमें करों में क्या कर दी थी? 22% की क्या कर दी थी? वर्दी कर दी थी। इस वर्दी के चक्कर में हालांकि वर्ष 1950 की जो बाढ़ एवं सूखे की जो फसल बुरी तरह प्रभावित हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पर जो कर है वो भी बढ़ा दिया गया था। और उससे पहले क्या हुआ था कि 1928 में ये कर बढ़ाया, और 1925 के अंदर क्या हुआ था? गुजरात के अंदर बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से फसलें बुरी तरीके से क्या हो गई थी? प्रभावित हो गई थी। इस वर्दी कर को विरुद्ध में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने बारदौली सत्याग्रह का क्या कर दिया था? नेतृत्व करके बारदौली सत्याग्रह चालू कर दिया था, जिसमें महिलाओं ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि भी किस सत्याग्रह में दी थी? बारदौली सत्याग्रह के अंदर दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह है इसके अंदर वो अपने अग्रणी रहे थे, क्योंकि 1928 के अंदर अंग्रेज़ों द्वारा जो ब्रिटिश सरकार है उन्हें गुजरात के ऊपर जो बारदौली क्षेत्र है इसमें जो कर लिए जाते थे उन करों के ऊपर 22% की क्या कर दी थी? वर्दी कर दी थी। और ये वर्दी उस समय हुई कि उससे 1928 के अंदर वर्दी की जाती है, और 1925 के अंदर गुजरात की जो बारदौली क्षेत्र है इसमें बाढ़ आ जाती है और फसल बुरी तरीके से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह चालू किया और उनका नेतृत्व किया। और जो बारदौली सत्याग्रह में जो महिलाएं
भाग ली उन महिलाओं ने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। तो इसमें अपन लोग 2 प्रश्न बन जाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह से मिली थी, तो वो मिली थी बारडोली सत्याग्रह से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बना है टेगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जल्दी बताइए इनका ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों जो टुंड्रा वन है, ये टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों और कायों बनने में सहायक होते हैं। तो टुंड्रा वह क्षेत्र है दोस्तों जहाँ ठंडी और जलवायु कम जैव विविधता वृद्धि कम समय में पाया जाता है। जैसे आर्टिक जो टुंड्रा है जो लगभग 66 डिग्री उत्तर के निकट में ध्रुवों पर फैला होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं। तथा अल्पाइन टुंड्रा जो सभी पहाड़ी इलाकों में फैला होता है। जो पहाड़ी इलाकों में जो टुंड्रा वन में जो फैला होता है वो कहलाता है अल्पाइन। तो अल्पाइन टुंड्रा वन है वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर फैला होता है। और शैवाल काई इत्यादि है वो क्या है, वन के एक भाग भी हैं। तो वन के मुख्यतः शैवालों को काई बनने होते हैं, वो बनने होते हैं टुंड्रा वन में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। तो दैनिक तापमान में सर्वाधिक अंतर कहाँ होता है। तो दैनिक तापमान में दोस्तों सर्वाधिक अंतर मरुस्थल में, पर्वत में, पठार में या महासागर, इनमें से कौन सा भाग में है जो दैनिक तापमान का अंतर सर्वाधिक होता है। तो वो होता है दोस्तों मरुस्थल के अंदर। दोस्तों मरुस्थल के अंदर यदि दैनिक तापमान की अपन लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि दिन में अधिक तापमान होता है, तो न्यूनतम तापमान का अंतर दिन और रात के अंदर दैनिक तापमान का अंतर, या फिर ये कह सकते हैं कि दिन में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान इनका जो अंतर होता है उनको अपन लोग क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहलाता है। रेगिस्तान में यदि दिन में तापमान की बात करें तो दिन का तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात में तापमान की बात करें तो लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ये जो बीच का अंतर है, ये अंतर क्या कहलाता है, दैनिक तापांतर कहलाता है, और ये सर्वाधिक तापांतर भी कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। तो बताइए कि कौन सा विटामिन है जिसके कारण रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी के कारण, या विटामिन सी के कारण, या विटामिन के कारण, या विटामिन ए के कारण, जल्दी बताइए। तो दोस्तों जो रतौंधी रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए के कारण। तो विटामिन ए के कारण तो कौन सा होता है, रतौंधी। अब बात आ जाती है विटामिन बी की कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी के कारण होता है बेरी। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी के कारण जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन के आपको सबको पता है कि रक्त का क्या थक्का जमाने के अंदर काम आता है। तो यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन बी की कमी है तो बेरी रोग हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी है तो कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मानव हृदय का दाहिनी भाग रक्त प्राप्त करता है। तो मनुष्य का जो दाहिनी हृदय का जो दाहिनी भाग है वो किस प्रकार का रक्त है वो प्राप्त करता है। तो दोस्तों मानव हृदय है वो बाएं तरफ का भाग है, वो कौन सा रक्त प्राप्त करता है बताइए, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त या मिश्रित रक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव हृदय का जो दाहिने भाग है वो अशुद्ध रक्त है, उनको क्या करता है, प्राप्त करता है। मानव हृदय में जो बाएं में क्या होते हैं, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रुधिर आता है, जबकि दाएं भाग से क्या होता है कि जो रक्त है उसमें CO2 या फिर ये भी कह सकते हैं अशुद्ध रुधिर है वो विभिन्न अंगों से कहाँ पे आता है, हृदय के अंदर आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो द्रव चालित लिफ्ट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, न्यूटन के सिद्धांत पे, पास्कल के सिद्धांत पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे और जूल के सिद्धांत पे। तो बताइए द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो दोस्तों द्रव चालित जो लिफ्ट है वो पास्कल के सिद्धांत के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि किसी बंद निकाय में उपस्थित द्रव पर दाब लगाने पर द्रव पर सभी दिशाओं में वह दाब समान रूप से वितरित होता है तो वो क्या कहलाता
हो जाता है, जिससे क्या है कि द्रव चालित लिफ्ट इसी सिद्धांत के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंकला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा, नलक दर्रा। तो बताइए कौन सा दर्रा है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? दोस्तों जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और लिपुलेख दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो विवादित क्षेत्र है, जो नेपाल के दार्चुला नेपाल का जो दार्चुला जिला है, इसमें व्यास दार्चुला जिला व्यास में है। ये क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट जो पुरंग शहर हैं उनको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ये प्राचीन में एक व्यापारियों या तीर्थयात्रियों को भारत और तिब्बत के बीच आने जाने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। और अब ये दर्रा क्या है, ये दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने के जो यात्री हैं उन यात्रियों के रूप से विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ठोस से सीधे क्या होती है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि लिक्विड अवस्था में ना आकर के सीधी क्या हो जाती है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या फिर संघनन, उत्सादन या आसवन। तो दोस्तों जो उत्सादन है ये विधि क्या कहलाती है? ये विधि कहलाती है कि सीधा ही ठोस है वो गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और यदि अपन लोग इनकी बात करें कि भाई जो सीधा ही ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, ये अपन लोग उदाहरण के तौर पे देखें तो कपूर है, ये कपूर को अपन लोग जब जलाते हैं तो ये कपूर लिक्विड अवस्था में प्राप्त न होकर के सीधा क्या हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। या फिर अपन लोग बात करें NH4Cl की, तो ये भी क्या होता है, ठोस से सीधा ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगली बात करें तो अगला है कांसा, जिसे अपन ब्रॉन्ज कहते हैं। कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? तो कांसा की मिश्र धातु का जो घटक है वो कौन सा है दोस्तों? तांबा दस्ता, या फिर तांबा रंगा, या फिर जस्ता निकेल, या एल्यूमिनियम तथा निकेल। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो कांसा का मिश्र धातु का मुख्य घटक है? तो वो है दोस्तों तांबा और रंगा। यदि अपन लोग दोस्तों पित्तल की बात करें, पित्तल, तो पित्तल के अंदर क्या होता है? पित्तल के अंदर होती है एक तो जिंक और एक होती है अपना वो तांबा। तो जिंक और तांबा के मिश्र से क्या बनता है? पित्तल बनता है। कांस्य की बात करें तो कांस्य बनता है तांबा और टिन से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है यदि वस्तु का एक ही विक्रेता हो, वस्तु का कोई स्थापन नहीं हो तथा उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश वर्जित हो तो वो वस्तु बाजार की संरचना कहलाती है। तो वो संरचना क्या कहलाती है दोस्तों? वो संरचना कहलाती है दोस्तों एकाधिकार। एकाधिकार वह अवस्था है जो बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और वस्तु का कोई स्थापन यानी विकल्प भी न हो, और उस उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश भी क्या होता है, वर्जित होता है। वो क्या कहलाता है? एकाधिकार। एकाधिकार अवस्था कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने विकसित किया था? वो आइजैक न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, मैरी क्यूरी ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो दोस्तों अपेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? विकसित किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो कब दिया था? तो जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 के अंदर दिया था। और दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये पुरस्कार मिला था इन्होंने 1952 के अंदर। कब मिला था? 1952 के अंदर। तो कई बार पूछ लिया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1952 के अंदर मिला था। और इन्होंने क्या किया था?
जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उनके प्रभाव की व्याख्या की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है क्वींस-सबरी नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? टेनिस पे, मुक्केबाजी पर, पोलो पे या बिलियर्ड पर? बताइए। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है मुक्केबाजी। दोस्तों जो क्वींस-सबरी नियम संग्रह का संबंध है वो बॉक्सिंग के खेल से है और इसको वर्ष 1965 में इनका क्या किया था प्रारूप 1865 के अंदर इनका प्रारूप तैयार किया गया था और 1867 में इनको क्या मिल गई थी प्रकाशन हुआ था। और भारत में दोस्तों यदि अपन लोग मुक्केबाजी की बात करेंगे, भारत में मुक्केबाजी में कौन है तो भारत में मेरी कॉम है, विजेंद्र सिंह है, विकास कृष्ण यादव प्रमुख बॉक्सिंग के क्या रहे हैं खिलाड़ी रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशिष्ट चित्रकार है? उदय शंकर, सोनल मान सिंह, अमृता शेरगिल और यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो दोस्तों इनमें से एक है जो विशिष्ट चित्रकार है, बताइए कौन है इनमें से विशिष्ट चित्रकार? तो दोस्तों इसमें जो विशिष्ट चित्रकार है वो है अमृता शेरगिल। ये दोस्तों पत्रकार है, बाकी सब क्या है नृत्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अल्पकालीन औसत लागत वक्र के आकार होते हैं। तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, इनका आकार कैसा होता है? यू आकार होता है या वी आकार होता है या अक्ष आकार होता है या डब्ल्यू आकार होता है? तो दोस्तों अल्पकालीन जो औसत लागत वक्र है वो किस आकार का होता है? यू आकार का होता है। और एक दूसरा और होता है दोस्तों, तो दीर्घकालीन लागत वक्र है वो भी किस आकार का होता है? यू आकार का होता है। और दीर्घकालीन जो लागत वक्र है इनको लिफाफा वक्र भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों अगला क्वेश्चन है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी रामकमल मुखर्जी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदिकाएं पाई गई थी? तो हड़प्पा स्थल की संस्कृति में अग्निवेदिकाएं पाई गई थी पदरी में, लोथल में, भगतराव में या मांडा में? बताइए। तो दोस्तों जो अग्निवेदिकाएं हैं वो कहाँ पे पाई गई थी? लोथल के अंदर पाई गई थी। लोथल स्थान है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदिकाएं पाई गई थी। और लोथल वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के युग में एक डॉकयार्ड गोदीवाड़ा भी था। और इनकी खोज है दोस्तों वो कब की गई थी? वो की गई थी 1954 के अंदर एस आर राव के द्वारा इनकी खोज की गई थी 1954 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान रूप देने का फरमान जारी किया था? तो वो फरमान कब जारी किया था? 1740 में, 1765 में या फिर 1732 या 1756 के अंदर? तो दोस्तों ये फरमान जारी किया था वो किया था 1765 के अंदर। यानी मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुदान के रूप में फरमान जारी किया था। अगले प्रश्न की बात करें या फिर लास्ट प्रश्न की बात करें अपन लोग, तो लास्ट प्रश्न है कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत में राष्ट्रपति हैं वो कितनी बार चुना जा सकता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति है, इनके बारे में संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वो कितनी बार चुना जा सकता है, इनकी कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान की यदि आर्टिकल 52 की बात करें, आर्टिकल एक्ट 52 की, तो आर्टिकल 52 में के अंतर्गत राष्ट्रपति पद को स्थापित किया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो वो राष्ट्रपति
बन सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बने, इस पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। परंतु यदि अपन यूएसए की बात करें तो यूएसए में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पद के लिए वो 2 बार ही दावेदार हो सकता है या फिर 2 ही बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसी के साथ दोस्तों जो जीएस के जो अपन 20 क्वेश्चन इस बार 20 क्वेश्चन कर दिए, तो वो 20 क्वेश्चन अपन लोगों ने कंप्लीट किए। इसी के साथ आज का जो जीएस का फर्स्ट मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों अभी तक भी हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।